आइए आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, दमदार फंड मैनेजर, हिलियोस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी सर। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक चीज़ से थोड़ा ठीक करते हैं और वापस नया कुछ आ जाता है। अभी ऐसा लगा कि भाई आरबीआई की पॉलिसी आ गई, सब ठीक है, मानसून भी ठीक है, सब कुछ है। ये सर युद्ध कहाँ से आ गया फिर वापस, ईरान और इसराइल वाला? जी, अनिल जी, पहले तो धन्यवाद आपका जी, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और थैंक यू आपके सर। आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनिल जी, एक्चुअली ये ईरानी जो ईरान और इसराइल का जो युद्ध छूटा है, उसका मेन इम्पैक्ट तो क्रूड पे ही हुआ है। और क्रूड पे भी आपने देखा शुरुआत में $77-78 पर बैरल होके अभी आस्ते आस्ते करके सरक सरक के नीचे आ रहा है 70 की तरफ। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा देर ये टकेगा। एनीवे, ये वॉर भी आप देखें, युद्ध भी देखें, तो इसराइल ने बोला है कि ये 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगी। और दूसरा, ईरान के पास भी कोई 2000 कोई मिसाइल बचे हैं। वो दिन के 200 फायर करते हैं, तो 10 भी दिन नहीं बच सकते। तो पता नहीं है कितने दिन चलेगी, लेकिन हमें नहीं लगता इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे। बहरहाल थोड़ा बाजार उथल-पुथल रहेगा उस समय। तो इसलिए उसको देख के मत देखिए आप। आई थिंक हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपने डोमेस्टिक मार्केट पे, हमारे फ्लोज पे, डोमेस्टिक फ्लोज पे और डोमेस्टिक फंडामेंटल्स पे। उसी को देख के ये बाजार की रुख हम समझ सकते हैं। अदरवाइज तो ये तो आई थिंक एक वो कहते हैं ना, थोड़ा अलग होने के लिए है और कुछ नहीं। टेंशन तकलीफें दूर हो रही, कुछ ना कुछ नया बाजार में आ जाता। अरे सर, एक मिनट, मैंने अभी भी एक चीज़ नोटिस की है। ईरान और ईरानी, सर आपका सरनेम काफ़ी मिलता जुलता दिख रहा है। क्योंकि मैं जनरली आपको दिनशो सर ही बुलाता हूँ, सरनेम से कभी बुलाया ही नहीं। तो हमारे इस सरनेम वाले दो एक्सपर्ट हैं हमारे पास, सर मेहरबून सर और आप। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली तो पर मैं उसकी उसका कोई एक्सपर्टीज नहीं है मेरा ईरान में। तो ऐसा तो नहीं, कई लोग पूछते होंगे ईरानी सर जरा बताइए क्या क्या चल रहा है युद्ध के बारे में, जरा आपकी एक्सपर्ट एडवाइस। नहीं जी, बिल्कुल कोई नहीं है ज्ञान उसका नहीं नहीं, से। नहीं सर, हम तो आपकी एक्सपर्ट एडवाइस मार्केट पे ही लेंगे। चलिए, युद्ध के अलावा जो चीज़ें हैं उस पर बढ़ते आगे। अब धीरे धीरे जो टैरिफ वॉर का डर है वो थोड़ा कम तो होता दिख रहा है। क्या समझा जाए सर, 9 जुलाई की डेडलाइन सामने आती दिख रही है, कैसे समझे? और क्या उससे पहले आपको लगता है हमारी डील हो जाएगी और जो दुनिया भर में ज़्यादा दिक्कत वाला माहौल है वो कम होगा? जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हमारी डील हो जाएगी। एक्चुअली आज भी जो हमने पढ़ा वो यही पढ़ा कि एक हम साइन ऑफ लेना चाहते हैं कि ये डील के बाद फिर से आप टैरिफ में ज़रा वो मत कीजिएगा, ऊपर नीचे मत कीजिएगा। एक चीज़ जो हमने वो सुनी है कि यही है कि जब तक टॉप आदमी आदमी साइन ऑफ नहीं करता यूएस में, कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं है वहाँ पे। इसलिए आप नेगोशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि अंत में जाके क्या होगा। तो लेट्स सी कि 9 तारीख को क्या होता है। तो तब तक के लिए तो एनीवे फिंगर्स क्रॉस्ड। एक चीज जो नेगेटिव मुझे लगी ये पूरे उसमें, वो ये थी कि चाइना की डील पहले हुई है हमारे से। बहरहाल 55% पे हुई है, विच इज नॉट अ छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन उसमें 20% एक फेंटेनिल करके टैक्स लगाया उन्होंने उसके ऊपर। तो वो मुझे लगता है कि चाइना शायद बाद में चल के बोलेगा मैंने कर्व कर दिया, ये कर दिया, तो वो निकल जाएगा, तो 35% पे आ जाएगी, विच इज स्टिल डिसेंट डील फॉर चाइना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो एक छोटा नेगेटिव है, पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया को लेके कुछ ज्यादा वहां पे उथल पुथल होगा। मेरे को तो यही लग रहा है कि प्रॉब्ली 10% पे आके हमारी भी डील साइन ऑफ हो जाएगी, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। क्योंकि आप देखिए कि एप्पल या फॉक्सकॉन से अगर जो आप सुनते हैं, तो वो यही कहते हैं कि इंडिया एक इंट्रिंसिक पार्ट हो गया हमारा सप्लाई चेन का। तो आप उनको ज्यादा टैक्स नहीं कर सकते इतना जोरों से। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक अच्छी डील ही मिलनी चाहिए हमें। होने की उम्मीद रख सकते हैं आप, और उसका फ़ायदा भारत को मिलेगा भी। लेकिन आप हमेशा से बैंक्स, फाइनेंशियल्स वगैरह पे काफ़ी बुलिश रहे हैं। पॉलिसी के बाद एक अच्छा एक्शन देखने को मिल भी रहा है। क्या ये स्पेस अब भी आपको लगता है कि निवेश के लिए ठीक है और मजबूत दिखती है सर? जो अनिल जी, एक्चुअली आरबीआई ने जो एक्शन लिए हैं अभी बहरहाल में 14% कट किया इंटरेस्ट रेट और 1% सीआरआर कट किया, वो आई थिंक एक नींव रख रहे हैं हिंदुस्तान में हमारे डिमांड के लिए। जब तक लिक्विडिटी रहेगी सिस्टम में, तब तक अपने आप डिमांड क्रिएट हो जाता है उसमें। अपना लेंडिंग बढ़ जाता है। आपने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे डिपॉजिट रेट्स कट गए हैं, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं जोरों के। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये एक
मैटर ऑफ टाइम है बिफोर, कि आज की तारीख में जो मेजर ओवर आएंगे हमारी कंट्री में वही है कि कंज्यूमर डिमांड काफ़ी नमी हो गई है वहाँ पे। तो हमें लग रहा है कि वहाँ पे एक पिकअप आना चाहिए बिकॉज ऑफ व्हाट आरबीआई हैज डन। और हमें कोई शंका नहीं है कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद ये पिकअप हो ही जाएगा। उल्टा हमें तो ये लग रहा है कि प्रॉब्ली जो हमारा फेस्टिव सीजन है उसकी प्रिपरेशन में ही आरबीआई ने ये स्टेप्स लिए हैं इतने एग्रेसिव, और काफ़ी एग्रेसिव है, क्योंकि इसके आगे मुझे नहीं लगता आरबीआई के पास कुछ ज़्यादा बचेगा करने को। इसलिए उन्होंने अपना जो पॉलिसी स्टैंड था वो एकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया है। तो इसलिए ग्लोबली वी आर होपिंग कि नथिंग अनटूवर्ड हैपेंस, नहीं तो आरबीआई का आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। बट एनीवे, और एक्चुअली आप देखें किसी इकोनॉमी से पूछे तो वो प्रॉब्ली बोलेंगे कि अगले 1 साल के बाद इन्फ्लेशन भी ऊपर आ सकता है, लेकिन 1 साल हम रुक जाएंगे, हमें पहले डिमांड चाहिए। तो इसलिए वहां पे हमें लग रहा है कि बहुत बढ़िया होगा। और दूसरा, जैसे आपने बोला, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी तो क्लियर विनर है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने तो सीधा एक, उनके जो लायबिलिटी और एसेट होते हैं दोनों एक शॉर्ट साइकिल पे होते हैं, इसलिए दे कैन वेरी वेल एडजस्ट ये रेट्स के चलते। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं वो प्रॉब्ली थोड़ा थोड़ा उनको टाइम लगता है एडजस्ट करने को, क्योंकि प्रॉब्ली 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर उनको हिट मिलेगा निम में। लेकिन होपफुली ये जो डिमांड ग्रोथ आएगा वो निम पे ऑफसेट करेगा। पीएसयूज के लिए बहरहाल बहुत नेगेटिव है, क्योंकि उनकी तो जो मार्क टू मार्केट बुक होती है या तो हेल्ड टू मेच्योरिटी बुक होती है, वहाँ तो सीधा एक हिट आता है उनको मार्क टू मार्केट में। तो इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा। और प्लस उनकी जो दोनों लेग्स होते हैं बैलेंस शीट के, एसेट एंड लायबिलिटी दोनों एक लॉन्ग साइकिल के होते हैं, इसलिए निम काफ़ी कंप्रेशन हो सकता है आगे चल के। तो इसलिए हमें लग रहा है कि बेटर आप एनबीएफसी देखें और फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक देखें यहाँ पे। आरबीआई ने स्टैंस जो न्यूट्रल किया और अब उसके बाद शायद उनके पास जगह कम बचे, लेकिन एक और कारण है जो शायद जगह कम कर ले, ये कच्चा तेल जो $75 पे आ गया। सर, क्या ये बड़ी चिंता की बात है, या जैसे ही थोड़ा मामला युद्ध का कम हुआ, ढीला हुआ, और वापस ये भी नीचे आ जाएगा? ये देखिए अनिल जी, एक्चुअली ईरान जो है वो एक पारिया कंट्री है। मतलब आप उसके रीजन में भी किसी को मतलब जो दूसरी कंट्रियों से बात करें तो वो उनको पसंद नहीं है ईरान इतना। और इसलिए हमें लग रहा है कि, और वो रीजन ही है जो बेसिकली भरा हुआ है तेल से। तो मुझे लगता है कि वो, अगर जो यूएस बोले वहाँ पे ओपेक कंट्रीज को, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने का। बहरहाल उन्होंने तो एक कट लिया था प्रोडक्शन का, क्योंकि उनको चाहिए था कि 70 के आसपास क्रूड आ जाए। और ऑलरेडी आपने देखा है ये झड़प के चलते क्रूड 78 हो गया था, और अभी आस्ते आस्ते सरक रहा है नीचे। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये जब टेंशन खत्म हो जाएगा तो अपने आप क्रूड वापस नीचे आ जाएगा। और दूसरा, जैसे नहीं भी खत्म हुआ तो आई थिंक ये ओपेक कंट्रीज कंपेंसेट करेंगी थोड़ा प्रोडक्शन अप करके, और प्रॉब्ली 70 के आसपास के आई थिंक क्रूड देखना लग जाएगा। और वैसे भी इन्फ्लेशन हमारे को इतना प्रॉब्लम नहीं है आज की तारीख में। क्रूड के चलते भी जो इन्फ्लेशन होगा काफी अच्छा एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा बेनाइन सा सिनेरियो है हमारा इन्फ्लेशन का। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार एक प्रेशर है हमारे ऊपर कच्चे तेल को लेके। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपने अभी कहा भी कि वैसे भी ईरान बहुत लोगों को, बहुत देशों को आसपास में पसंद नहीं आता, लेकिन मैं, हमारे एक्सपर्ट ही हैं देखो पूरी स्क्रीन पे, और मैं आपको बता, सर ईरान का तो मुझे नहीं पता, ईरानी सर हमें बहुत पसंद आते हैं। ये बात पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोनों का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, आप भी पसंद आते हैं और मेहरबून सर भी पसंद आते हैं। मेहरबून सर भी हमारे शो पे आते हैं, वो बहुत ही मतलब एकदम आपकी तरह वो भी एकदम बेबाक दिल से बात करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, जो मन में है वही मुंह पे है, वैसा है, और एकदम पूरे जज्बात के साथ कहते हैं। तो सर आपसे इसलिए बात करने में बड़ा मज़ा आता है। एनीवे, अब आइए सर, आपकी थोड़ी पसंदीदा लिस्ट भी जानी जाए। बैंक्स एनबीएफसी की आपने बात की, लेकिन उसके अलावा कई और मौके आपके बन रहे हैं बाजार में निवेश करने के लिहाज से। कहाँ आपको कौन सी थीम सेक्टर्स पसंद आते हैं सर? जी बिल्कुल अनिल जी, एक्चुअली हमें तो ये मार्केट बहुत पसंद है। उल्टा हमने शुरुआत में ये बोल दिया था कि हमें लग रहा है कि ये मार्केट एक टाइम करेक्शन जोन में चला गया है। लेकिन टाइम करेक्शन जोन में नॉर्मली एक कंसोलिडेशन फेज सी आती है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे पिक्स मिल जाते हैं। जैसे हमें काफ़ी अच्छे पिक्स मिले हैं हमारे एक तो हमारी जो न्यू एज कंपनीज हैं, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, वहाँ पे आस्ते आस्ते करके हमने पिकअप कर लिया वहाँ पे। और काफ़ी करेक्शन भी आया था उधर, तो इसलिए वो एक अच्छा मौका मिला हमें उधर आने का। दूसरा, एक जो रिटेल फैशन रिटेल कंपनीज हैं जो
डाउनस्ट्रीम मार्केट्स में हैं, जो बीएनसी कैटेगरी मार्केट्स में हैं, वो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए हमने वहाँ पे भी हमारा स्टेक बढ़ा दिया है। और उल्टा अगर जो आप मिड कैप सेक्टर देखें हमारा, तो काफ़ी हद तक हमने वहाँ पे पिकअप किया है मिड और स्मॉल कैप में, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन के फेज़ के बाद यही जो सेक्टर होगा वो काफ़ी हद तक एक पिकअप देगा, इसलिए हमें काफ़ी कंफर्ट है वहाँ पे, और उसी स्पेस में हम ये सब पिकअप कर रहे हैं। हॉस्पिटल सेक्टर है वहाँ पे, हेल्थ केयर है, फिर टूरिज्म सेक्टर है विच इज़ होटल्स एंड एविएशन, दोनों है वहाँ पे, तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। ओके, तो ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो सर को पसंद भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर आपने हमारे दर्शकों के साथ राय रखी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।